हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ओके, तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पे जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट 2 भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.3 से। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो इरेशनल है। अब वो हम कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर सच दैट रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। और कंडीशन क्या होगी? वेयर ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स। अब दो को प्राइम नंबर मतलब क्या? जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, ऐसे दो नंबर्स वो को प्राइम होते हैं। ओके, तो ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, हम यहां पे ऐसा सपोज कर रहे हैं। अब रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं a इज इक्वल टू रूट 5 बी, और उस हिसाब से a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हम साइड में लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो फिर a भी 5 से डिविजिबल होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 5c, जहां पे c एक अननोन नंबर है। ओके, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर हो जाएगा उस हिसाब से। फिर यहां पे ए स्क्वायर क्या है? 5 बी स्क्वायर है, तो 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहां पे आएगा 5 सी स्क्वायर। ओके, अब उस हिसाब से क्या हुआ? बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b क्या होगा? वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यहां पे b स्क्वायर एंड b आर डिविजिबल बाय 5। ओके, अब क्या हुआ? a और b में एक कॉमन फैक्टर आ गया 5, लेकिन हमने सपोज क्या किया था कि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ओके, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 5 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। अब हम लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption।
फिर उसके बाद लास्ट में hence √5 is irrational. ओके हमने क्या किया, सबसे पहले √5 को रेशनल हमने सपोज किया, तो √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, जहां पे a और b दोनों को प्राइम नंबर्स है, मतलब दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ओके फिर √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, उस हिसाब से a इज इक्वल टू √5b. ओके फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर. अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, तो उस हिसाब से हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 5c. अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, फिर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर. 5b स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी. ओके उस हिसाब से b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर. अब b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, तो b 5 से डिविजिबल होगा. अब a 5 से डिविजिबल है, b 5 से डिविजिबल है, मतलब के दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर आ गया 5, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि a और b दोनों कोप्राइम नंबर्स है. ओके फिर हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हेंस √5 इज इरेशनल. तो यहाँ पे आपका प्रूव हो गया. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इरेशनल है. वो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले किया था. लेट 3 + 2√5 बी अ रेशनल नंबर, जहां पे 3 + 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेर a एंड b आर टू कोप्राइम नंबर्स. अब क्या होगा, 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3. अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, a माइनस 3b अपॉन b. फिर √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2, यहां पे डिवाइड में चला जाएगा तो 2b. अब हम क्या लिखेंगे, √5 इज इरेशनल, बट √5 इज irrational. अब वही सेम स्टेटमेंट, दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption. उसके बाद hence 3 + 2√5 is irrational. उसके बाद क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वाला मैं करवा रहा हूं, बाकी के जो 2 है वो आपको होमवर्क के तौर पर करने होंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके तो उसमें फर्स्ट वाला है 1/√2. 1/√2 यहां पे भी हम सेम करेंगे. लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर such that 1/√2 is equal to a upon b, where a and b are two co-prime numbers. Okay? अब उस हिसाब से क्या होगा, b is equal to √2 a. Therefore b upon a is equal to √2. अब फिर से हम क्या लिखेंगे, बट √2 is irrational. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. Hence 1/√2 is irrational. ओके तो ये प्रूव हो गया.
बाकी के दो जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं वो आपको खुद को प्रूव करने हैं, ओके, होमवर्क के तौर पर। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 है 10 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं आपको और आपको फाइंड करना है कि उनके जो डेसिमल एक्सपेंशंस है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग मतलब के पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद वो खत्म हो जाता है डिवीजन, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप्स आती है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। जो रिकरिंग होती है उसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट होता जाता है, जैसे कि 1.66666 ऐसे रिपीट होता जाता है, और नॉन रिकरिंग मतलब के 1.67890123 वो ऐसे बढ़ता ही जाता है लेकिन खत्म कभी नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म नहीं होता है, और टर्मिनेटिंग मतलब जो जल्दी खत्म हो जाता है। अब टर्मिनेटिंग कौन सा है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है वो हम कैसे पता करेंगे, वो भी बिना लॉन्ग डिवीजन के। तो जिसका डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n के फॉर्म में हो वो जो फ्रैक्शन होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा, ओके। या तो 2 का मल्टीपल, या तो 5 का मल्टीपल, या तो 2 और 5 का मल्टीपल, ओके। अब फर्स्ट वाला देख लेते हैं हम 13/3125। तो यहाँ पे 13/5 5 क्यूब होता है 125, इंटू 5 करेंगे तो 625 आएगा, और 625 इंटू 5 करेंगे तो 3125 आएगा। अब ये 5/5 आया, मतलब कि क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। जब इसको हम डेसिमल्स में एक्सपेंड करेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, ओके। उसके बाद 17/8, 17/8 में जो 8 है वो 2 का क्यूब है, तो ये भी अगर हो गया टर्मिनेटिंग। और यहां पे 64/91 इंटू 5 होता है। अगर हम 91 को भी फैक्टराइज करें तो यहां पे हो जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 5। अब यहां पे 5 तो है लेकिन 5 के अलावा 7 और 13 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद 15/1600 मतलब कि 40 इंटू 40, ओके। 40 होता है 5 इंटू 2 क्यूब, मतलब कि 5 8 जा। अब इसमें 40 इंटू 40 है तो 5 स्क्वायर इंटू 2⁶, तो ये भी हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद ये 29/7 क्यूब है, यहां पे तो ना 2 है ना 5 है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर लिखा है। अब यहाँ पे 2 और 5 तो ऑलरेडी है, तो हम इसे एक्सपेंड क्यों, मतलब चेक करके क्यों देखे, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब क्वेश्चन 7 में क्या, सॉरी क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। हमने यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन लिखा नहीं, सिर्फ बताया कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, ओके। अब हम वो फाइंड करेंगे। अब इसे करने का भी एक इजी तरीका है, मैंने सिर्फ 6 फाइंड किए, बाकी के 4 आपको फाइंड करने हैं और चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। अब जो टर्मिनेटिंग है उसके हम डेसिमल एक्सपेंशंस फाइंड करते हैं। अब पहला है जैसे 13/5/5। अब अगर आपको सिंपली इसे बिना डिवाइड किए करना है तो इंटू 2⁵ इंटू 2⁵। ऐसा क्यों, क्योंकि 5 इंटू 2 10 होता है और ऊपर 5 आया तो यहां पे 5 जीरो हो जाएंगे। 13 इंटू 2⁵, 13 इंटू 32/1 2 3 4 5, ओके।
तो आपका आंसर आएगा 0.00416। ओके, अब सेकंड है 17/8। अब यहां पे 2 क्यूब है, तो मैं क्या करूं, 17/2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, और ऊपर भी 5 क्यूब। 5 क्यूब होता है 125, तो यहां पे हो जाएगा 2125/1000। तो ये क्या हो गया, 2.125। ओके, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये है टर्मिनेटिंग। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2⁶ है और 5⁵2 है, तो यहाँ पे 5⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5⁶ हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करेंगे 5 इंटू 2⁶ और ऊपर 5⁴। ओके, उसके बाद 5⁴ होता है 625, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.009375। उसके बाद 23/2 क्यूब 5² है, तो एक और 5 बढ़ा दूं मैं, 23/2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, और यहाँ पे इंटू 5। अब 23 फाइजा होता है 115/1000, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.115। ओके, तो यहां पे आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 खत्म हुआ। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर रेशनल नंबर है या नहीं। अब रेशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म में। अगर रेशनल नंबर है तो इसमें क्या बोला गया है, व्हाट कैन यू से अबाउट दी फैक्टर्स ऑफ Q, मतलब के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं रेशनल है या नहीं। अब ये देखो, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब के रेशनल नंबर होता है। ओके, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग है। यहाँ पे 1 2 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हमेशा इर्रेशनल होते हैं। ओके, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा था। अब यहां पे 43.123456789 बार है, इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यहां पे जितने भी नंबर्स पे बार लगा हुआ है वो बार बार रिपीट होते हैं पॉइंट के बाद, और ऐसे नंबर्स भी रेशनल होते हैं, ये भी आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। ओके, तो ये हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया। अब यहां पे हमें Q के फैक्टर्स के बारे में क्या लगता है वो बताना है। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, अगर Q के फैक्टर्स 2m इंटू 5n के फॉर्म में होते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ओके, तो इसके लिए अगर हम बोले ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो Q has factors in the form of 2m into 5n। ओके, अब यहां पे हम वो लिखेंगे कि Q has factors other than
2 एंड 5। ओके, फिर यही सेम स्टेटमेंट हम यहां पे भी लिखेंगे। ओके, यहां पे भी हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे जो यहां पे लिखी। तो ये तो हो गया। ओके, सो गाइज यहां पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर 1 रियल नंबर्स यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे वीडियोस में हम कुछ और ऐसे चैप्टर्स देखेंगे और समझेंगे। ओके गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टाटा।